नमस्कार दोस्तों, सब लोग ठीक होंगे। अपन पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में जैसा कि आपने देखा कि पृथ्वी किस तरीके से रोटेट करती है, किस तरीके से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और किस तरीके से पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है। तो सूर्य की परिक्रमा करने पर क्या होता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तब क्या होता है, आपने सीखा होगा और आपको पता चल गया होगा कि वास्तव में इस तरीके से दिन और रात होते हैं। इस तरीके से हमारी पृथ्वी पर दिन बड़ा रात छोटी होती है। किस तरीके से हमारी पृथ्वी पर यानी कि इंडिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इंडिया में किस तरीके से बड़ा दिन होता है, किस दिन बड़ा दिन होता है। तो 21 जून को आपने देखा बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को इंडिया में सबसे छोटा दिन होता है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और ये हमेशा लोगों को परेशान करते हैं। जब एग्जाम देने अपन बैठते हैं ना, तो उस टाइम ये लगता है कि 21 जून था बड़ा दिन या 22 दिसंबर था बड़ा दिन। ये हर बच्चे के साथ ऐसा होता है, इसीलिए अपन को हर चीज़ को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। यही अपनी लर्निंग है, ठीक है। तो अपन उसी के आगे कंटिन्यू रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ब्रह्मांड यानी कि सौर मंडल और उसके साथ ही ब्रह्मांड पढ़ेंगे। ब्रह्मांड में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितना आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतना ही मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपने एसएससी या फिर जेई रेलवे का पेपर देखा होगा, प्रीवियस पेपर जो 2019 में करवाए गए थे, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यानी कि एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ यानी कि ग्रहों से देखने को मिल रहे थे। तो ये हो सकता है कि अपने आने वाले रेलवे के एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन उठे, क्योंकि जब जेई जैसे पेपर में यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं तो अपन को तैयार होना है यहाँ से। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड एवं सौर मंडल ये क्या है। सबसे पहले ब्रह्मांड होता क्या है ये देखना है अपन को। तो वैसे तो कई डेफिनेशन होती हैं, कई इसकी परिभाषाएं होती हैं, तो अपन सिर्फ सिंपल फॉर्म में देखते हैं। ब्रह्मांड यानी कि उस अनंत आकाश गंगा को कहते हैं जिसमें अनंत तारे होते हैं, ग्रह, चंद्रमा एवं अन्य आकाशीय पिंड होते हैं। इस तरीके से अपन ने देखा, अगर आप मेंस या किसी भी स्टेट का मेंस या लिख रहे होते हैं तो सिर्फ उसमें 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसको सिर्फ इतना भी लग दोगे ना तो आपको 3 के 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन ये अगर अपन जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, तो उसमें सिर्फ जनरल से पूछ लेते हैं कि ब्रह्मांड क्या होता है। तो इस तरीके की डेफिनेशन देते हैं कि उसमें ग्रह, तारे, आकाश ये होते हैं, तो इसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो आपको इतना याद रखना है। हमारे ब्रह्मांड में और जितने भी खगोल शास्त्री हुए उन्होंने लगातार क्या किया है, खोज की है, लगातार उन्होंने अध्ययन किया है। तो उन्होंने पाया कि हजारों अरब मंदाकिनी यानी कि हजारों अरब आकाश गंगा इसके अंदर समाई हुई हैं, हजारों अरब सितारे एक आकाश गंगा के अंदर समाये हुए हैं। इसको कहा गया है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है, व्यास बोले तो डायमीटर कितना होता है, 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष डायमीटर होता है। सिर्फ इतना ही आपको जस्ट माइंड में रखना है कि ब्रह्मांड जैसा कुछ है और ये इसका व्यास कितना होता है। इस तरीके से यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि ब्रह्मांड का व्यास क्या होता है। सिंपल जो एसएससी रेलवे एग्जाम होते हैं ना, वो इस तरीके के फैक्ट पूछ लेते हैं, तो अपन को इसके लिए तैयार रहना है। इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में अगर देखें तो जियोसेंट्रिक अवधारणा, इसमें जियोसेंट्रिक अवधारणा क्या होगा, अलग अलग जो खगोल शास्त्री आए उन्होंने बताया कि ये होती क्या है। इन्होंने बताया जियोसेंट्रिक अवधारणा पूरा ब्रह्मांड है, उसका जो मेन बिंदु यानी कि सेंटर है उसमें क्या है, पृथ्वी है। और बताया कि ये जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, जितने भी ग्रह है ना वो इसके चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं या फिर सूर्य इसकी परिक्रमा कर रहा है। तो इसमें सिंपल सा पूछा जाएगा आपको जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ये हो जाएगा आपका क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा दिया गया है 140 ईसा पूर्व। वर्ष यानी कि ईयर्स इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है खगोल शास्त्री का जो एस्ट्रोनॉमी होते हैं उनका नाम याद रखना। तो जियोसेंट्रिक जिसमें क्या हुआ था, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर क्या है, पृथ्वी इसका सेंटर पॉइंट माना गया, इसके चारों तरफ क्या कर रहा था, सूर्य इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहा था, ऐसा इन्होंने बताया। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। आगे निकल के एक और व्यक्ति हुए जिन्हें बोलते हैं कोपरनिकस। कोपरनिकस ने क्या बताया, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा यानी कि सूर्य का सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, तो इन्होंने ये बताया कि पूरा ब्रह्मांड है जिसके अंदर क्या है, सूर्य इसका सेंटर पॉइंट है, यानी कि ब्रह्मांड में सूर्य क्या है, इसका सेंटर है और इसके चारों तरफ घूम रहे हैं कई ग्रह। तो इसको ये अवधारणा इनके द्वारा दी गई कोपरनिकस के द्वारा कब, 1543 ईस्वी में। सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि जियो
जियोसेंट्रिक अवधारणा यानी कि जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, तो आपके याद रखना है कोपरनिकस के द्वारा। इसमें मेन ब्रह्मांड का जो केंद्र माना वो किसको माना, तो सूर्य को माना, ठीक है। इसके बाद ग्रहों की गति का नियम यानी कि केपलर के द्वारा दिया गया। इसमें भी यही हुआ कि जो ग्रह है ना वो किसके चारों तरफ घूम रहे हैं, मेन पॉइंट किसको रखा गया, सेंटर में किसे रखा गया, तो सूर्य को रखा गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें आपने यहाँ से देखी और इनको याद रखना है, इनको बार बार। मैं अपना बताऊं तो किस तरीके से इन चीज़ों को याद करती थी और किस तरीके से मैंने अपने माइंड में रखा है। तो आपको याद रखने के लिए दिन में 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ने के बाद रात्रि में सोते टाइम यानी कि नाइट में सोते टाइम जस्ट आपको मोबाइल नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, बस एक बार इनको अपने माइंड में रिकॉल करना है। ये ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। अगले दिन फिर उठ के 3 बार देखना है, उसके बाद ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आगे चलती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी किस तरीके से हमारे ब्रह्मांड का ओरिजिन हुआ है। सिर्फ इसमें बहुत सारी थ्योरी दी गई जिसमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट जो निकल के आया वही रखा है, क्योंकि ज़्यादा डीप में घुसाएंगे या फिर जिनका इम्पोर्टेंस ही नहीं है उन्हें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ यहाँ से ये देखते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या थी, किसके द्वारा दी गई थी। इसमें एक बार पूछा गया एसएससी के पेपर में कि जो लेमेंथियर थे जिनके द्वारा बिग बैंग थ्योरी दी गई थी वो किस देश से बिलोंग करते थे। तो सिर्फ आपको बेल्जियम याद रखना है। जब एसएससी में पूछ लिया गया है तो हो सकता है अदर एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं, तो इसको याद रखना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी कि बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो ये पादरी थे जॉर्ज लेमेंथियर के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी ये जरूरी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है ये कहाँ से थे, तो ये बेल्जियम से थे, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या बताया कि 1500 अरब वर्ष पूर्व जब इन्होंने मतलब स्टडी की तो इन्होंने पाया कि 1500 अरब वर्ष पूर्व क्या था, जो पूरा ब्रह्मांड था ना वो ये क्या था, एटम के रूप में था। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना परमाणु के बारे में, उसी तरीके से इन्होंने माना कि पूरा जो ब्रह्मांड था वो एक एटम यानी कि परमाणु यूनिट, परमाणु इकाई के रूप में था। लगातार क्या हुआ इसमें प्रेशर यानी कि दबाव बढ़ता गया। लगातार दबाव बढ़ने के कारण क्या हुआ 1307 अरब वर्ष पूर्व में क्या हुआ, जिसमें क्या हुआ लगातार विस्फोट, मतलब जब किसी चीज के अंदर कोई चीज भरते जाओ तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो इसमें लगातार प्रेशर हुआ, उससे क्या हुआ ये पूरा परमाणविक इकाई के रूप में ब्रह्मांड फैला। तो क्या हुआ अत्यधिक मात्रा में बहुत विशाल रूप में इसमें से क्या निकली, एनर्जी निकली। एनर्जी निकलने के बाद क्या हुआ इसका लगातार विस्तार होता गया और अभी भी लगातार विस्तार ही होता जा रहा है, मतलब ये फैलता जा रहा है। इसमें किन किन का निर्माण हुआ, इसके फटने पर किस किस का निर्माण हुआ, तो ये देखते हैं ब्रह्मांडीय पिंड का, आकाशगंगाएं और सबसे बाद में क्या बनना स्टार्ट हुआ, तो ग्रह। सिंपल सा आपको याद रखना है कि इसको किसके द्वारा दिया गया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी यानी कि बेल्जियम के थे लेमेंथियर के द्वारा दी गई है। और 1500 अरब वर्ष पूर्व इन्होंने बताया कि पूरा जो है वो एक परमाणु इकाई के रूप में था। इसमें लगातार पदार्थ यानी कि जितना भी मटेरियल्स थे या एलिमेंट्स थे वो इकट्ठे होते गए और 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज होने के बाद क्या हुआ, कई आकाशगंगाएं बनी। आकाशगंगाएं बनने के बाद क्या हुआ, इसमें आकाशीय पिंड और ब्रह्मांडीय पिंड और उसके बाद ग्रहों का निर्माण हुआ। ये इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, आप यहाँ देखते हैं आकाशगंगा होती क्या है। तो आकाशगंगा या मंदाकिनी बोले तो ये गुरुत्वाकर्षण मतलब जो ग्रेविटी फोर्स होता है ना उसके रूप में बंधे हुए कई तारों का क्या होता है, ये विशाल पुंज होता है। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जस्ट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ से उठते हैं। आपको बताते हैं कि आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है, यानी कि मंदाकिनी जो है कितने प्रकार की होती है। तो आपको याद रखना है दीर्घवृत्ताकार, सर्पिलाकार, विषमाकार। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्पिलाकार ब्रह्मांड में जो सर्पिलाकार मंदाकिनी आकाशगंगा है वो उसका परसेंटेज कितना है, तो आपको याद रखना है उसका परसेंटेज कितना है 80%, यानी कि सर्पिलाकार जो मंदाकिनी आकाशगंगा है उसका जो परसेंटेज है वो कितना 80% है। ओके, इसके बाद पूछा जाए हमारी जो आकाशगंगा है वो किस प्रकार की है, तो हमारी आकाशगंगा जो है सर्पिलाकार है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका साइज पूछ लिया, हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार, उसका साइज हो गया है क्या, मिल्की वे है। इसको सबसे पहले किसने देखा था, तो गैलीलियो ने देखा था, ये भी आपको याद रखना है। सबसे जो पास था यानी कि सबसे बिल्कुल निकट जो है वो उसका नाम क्या है, डवार्फ या देवयानी करके है, एंड्रोमेडा, यानी कि यहाँ थोड़ा गलत हो गया,
एंड्रोमेडा यानी कि सबसे निकटतम मंदाकिनी पूछे तो कौन सी थी, एंड्रोमेडा थी। और सबसे नई यानी कि अभी बनती जा रही है या बन गई है उसका न्यूनतम यानी कि नवीनतम जो मंदाकिनी है उसका नाम क्या है, डवार्फ है। ये भी आपको याद रखना है। सिर्फ आकाशगंगा क्या है एक बार फिर से बता देते हैं। गुरुत्वाकर्षण में बंधे हुए कई स्टार यानी कई तारों का एक पुंज होता है, उसको अपन आकाशगंगा कहते हैं। उसके बाद अगर पूछा जाए आकाशगंगा 3 प्रकार की होती है, ठीक है। इसके बाद हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है, इसका साइज किस प्रकार का है, तो ये अपना सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार है। इसके पास की जो मंदाकिनी है उसका नाम क्या है, तो देवयानी या एंड्रोमेडा कहते हैं। और उसके बाद अगर पूछा जाए नवीनतम मंदाकिनी तो डवार्फ है, ठीक है। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आए गए हैं, पास की मंदाकिनी और नवीनतम जो नई बनी हुई है वो क्या है, तो एंड्रोमेडा इसकी पास की है और नई बनने वाली डवार्फ है, ये याद रखना है। सर्पिलाकार ये इस तरीके का साइज होता है, ये प्रकाश के रूप में दिखाई देता है इस तरीके से, ठीक है। अब चलती है निहारिका। निहारिका यानी कि निहारिका क्या होता है, अंतरिक्ष में तैर रहे क्या होते हैं, ये धूल गैस के जो ब्रह्मांडीय बादल होते हैं। सिर्फ इतना ही याद है निहारिका। सब यहाँ से क्वेश्चन मतलब ये पूछते हैं कि ये निहारिका जो आकाश में मतलब ब्रह्मांड में जो निहारिका है वो किसका जन्म करती हैं या किसका निर्माण करती हैं, तो ये सितारे, सौरमंडल, तारे और ग्रहों का निर्माण करती हैं, ठीक है। इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। और आपको ये जो बता रही हूँ, आपको यहाँ से कुछ भी अगर थोड़ा सा भी आपको सीखने को मिल रहा है तो आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है मैं जो बता रही हूँ, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ, यानी कि ओरियन नेबुला, यानी कि यहाँ से भी पूछ लेते हैं कि सबसे चमकीले तारों का समूह इनमें से कौन सा है, तो आपको याद रखना है ओरियन नेबुला यानी कि सबसे शीतल यानी कि ठंडा और सबसे चमकीले तारों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। इसके बाद तारे क्या होते हैं, तारों में सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन एक बार आया है, इसीलिए मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे तारों में मतलब निम्न में से कौन सी धातु इसमें तारों के ग्रुप में शामिल होती है। देखो ये तो सबको मालूम है कि हाइड्रोजन, हीलियम, ये तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। इनका परसेंटेज भी पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है तारे यानी कि चमकदार गैसों के पिंड होते हैं और इसमें हाइड्रोजन 70%, हीलियम 25%। इसके बाद अगर देखें तो कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इसमें 1.5% होता है। और आयरन, ये इम्पोर्टेंट है आपका कि इसमें कौन सी जो एलिमेंट है या कौन सी जो मेटल है इसमें होती है, तो आपको याद रखना है आयरन कितना 0.5% इसमें आयरन रहता है। तारों के बारे में आपको ये गैसों का ये जो दिया है ना परसेंटेज आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है, इसके बाद आगे देखते हैं यानी कि साइरस, ये डॉग स्टार क्या है, डॉग स्टार मतलब डॉग स्टार कुछ नहीं है, ये सबसे चमकीला तारा है जो हमारी पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूरी पर रहता है। सूर्य की अगर द्रव्यमान की बात करें तो ये 2 गुना इसका द्रव्यमान होता है और 20 गुना चमकीला होता है। इसका ये भी हो गया। इसके बाद चलते हैं आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, तो ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी यानी कि हमारी जो सूर्य है ना पृथ्वी का अगर बात करें तो सबसे पास का तारा कौन सा है, तो सूर्य है। उसके बाद अगर बात करें सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारे की बात करते हैं तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है, जो कि कितनी दूरी पर है, 4.3 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। ध्रुव तारा यानी कि ध्रुव तारा क्या होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुव तारे के बारे में अगर बात करें तो ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर क्या करता है, जो नॉर्थ पोल होता है उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है और ये क्या करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में घूर्णन करता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर देखते हैं इसमें क्या होता है, इतना याद रखना है कि ध्रुव तारा इसका प्राचीन समय में क्या करते थे, दिशा निर्धारण करने के लिए इसका यूज होता था। और अब प्रेजेंट की बात करें तो जो अक्षांश होता है ना उसके लिए उन रेखाओं की गणना करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। तो ध्रुव तारा आपको समझ में आ गया। ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप जंगल में और आपके पास दिशा सूचक यंत्र नहीं है और ध्रुव तारा जस्ट आपके सिर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो आप दिशा का निर्धारण कर सकते हो इस तरीके से। अब आपको पता चल गया होगा कि ध्रुव तारे का यूज क्या है, ठीक है। तो आपने आज इतना सीखा। कल अपन यहाँ पे देखेंगे कि ग्रह क्या है, कौन कौन से ग्रह हैं, किस ग्रह की क्या विशेषता है, ये आपको कल बताएंगे। इसके आगे कल कंटिन्यू रखते हैं। नमस्कार।